नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आज की अहम और बड़ी खबर की। लखनऊ से खबर है, एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम रिजवान है जबकि दूसरे का नाम सद्दाम शेख है। रिजवान जम्मू कश्मीर का रहने वाला है जबकि सद्दाम शेख उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है। इनके कनेक्शन अंसार गजवातुल हिंद से निकलकर सामने आए हैं। रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिजवान खान रेडिकल पोस्ट डाल रहा था। प्रतिबंधित हथियार, आतंकियों की तस्वीरें और भारत विरोधी गाने भी रिजवान डालता था। रिजवान को एटीएस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है जबकि सद्दाम के फोन से तमाम आतंकियों की फोटो और वीडियो मिले हैं। सद्दाम की डीपी में आईएसआईएस और लश्कर तैयबा आतंकियों की फोटो भी मिली है। सोशल मीडिया पर लोगों को सद्दाम जिहाद की विचारधारा से प्रभावित करता था। बाबरी मस्जिद के फैसले से नाराज सद्दाम इसका बदला भी लेना चाहता था। पाकिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंट के संपर्क में भी सद्दाम लगातार था। तो गोंडा का रहने वाला सद्दाम शेख भी गिरफ्तार किया गया है और इनकी तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कैसे पुलिस इन तक पहुंची और कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, क्या जानकारियां आपको मिल पा रही हैं? देखिए अनुपम, यूपी एटीएस की ये रोज की ड्यूटी होती है। वो तमाम ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर करती रहती है, स्क्रीनिंग करती रहती है। ऐसे कौन से लोग हैं जो आतंकी विचारधारा को, जिहादी विचारधारा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वहां पर फैला रहे हैं। तो ऐसे 2 नाम छनकर सामने आए। एक रिजवान खान का था, एक सद्दाम शेख का था। रिजवान की जब डिटेल निकाली गई तो वो कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रह रहा था। वहां पर एंडार्गो मीट फैक्ट्री, वहां पर गार्ड के रूप में काम करता था। जब आगे इसकी खोज जारी की तो पता चला कि ये फॉरबिसगंज बिहार में फिलहाल एक मीट फैक्ट्री में काम कर रहा है। इसको नोटिस देकर बुलाया गया यूपी एटीएस के मुख्यालय, वहां पर इससे पूछताछ की गई और इसको इसकी ऑनलाइन एक्टिविटी की पूरी डिटेल दिखाई गई कि ये किस तरह से आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट डाल रहा है। तो इसने खुद इस बात को कबूला है कि वो अंसार गजवातुल हिंद, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य जो आतंकी संगठन है उनकी विचारधारा से प्रभावित है। जो तमाम बड़े आतंकी रहे, बुरहान वानी हो, जाकिर मूसा हो, नाविद जट हो, इनकी विचारधारा से प्रभावित रहा है। ये उसके आइडियल हुआ करते हैं और खुद ये चाहता है कि भारत में जो जिहाद की विचारधारा है आगे बढ़ाया जाए, शरीयत कानून लगाया जाए, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। लिहाजा जो यूएपीए सबसे सख्त कानून होता है उसके तहत इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे की बात करते हैं सद्दाम शेख की। वो मूल रूप से गोंडा का ही रहने वाला है लेकिन बेंगलोर की एक कंपनी एनटीसी में वो ड्राइवर के तौर पर काम करता था। उसकी भी जो ऑनलाइन एक्टिविटी थी यूपी एटीएस ने निकाली थी, उसमें तमाम बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं लखनऊ में भी एटीएस की टीम ने जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि नाजिम, सादिक और अजहर मलिक लोगों को डराकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। बताया जा रहा है कि पहले तो रेशमा नाम की एक महिला ने सहारनपुर के रहने वाले गौरव को ऑनलाइन गेम में फंसाया, फिर नाजिम ने गौरव को डरा धमकाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। वहीं सादिक और अजहर धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करने का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस अभी भी आरोपी महिला रेशमा की तलाश कर रही है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, अलग अलग तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के मामले सामने आ रहे हैं। कभी ऑनलाइन गेमिंग की बात कर लें, कभी हूरों की बात कर लें, क्योंकि हनी ट्रैप का भी एक मामला सामने आया जिसकी वजह से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। अब बताया जा रहा है कि जहन्नम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। जी बिल्कुल, देखिए पूरा वाकया सहारनपुर का है जहां पर एक मोहल्ले में रहने वाले सोमदत्त है, उनका बेटे गौरव की जान पहचान नाजिम नाम के एक व्यक्ति से होती है। बताते हैं वो मदरसे से जुड़ा हुआ था। वो गौरव को तमाम पहले लोभ दे रहा था, लालच दे रहा था, उसके जॉब लगवाने की बात कर रहा था। मदरसे में आना जाना हो गया था तो उसको रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, इन तमाम चीज़ों से उसने प्रभावित किया। और इसी दौरान उसने रेशमा नाम की एक महिला, जो नाम बताया जा रहा है बेंगलोर की रहने वाली, ऑनलाइन इसके साथ कैरम खेलने लगा, उससे भी बातचीत होने लगी। इसने ये लालच भी दिया कि तुम्हारा उससे निकाह करवा देंगे, बेंगलोर में तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। और ये सब करके इसने गौरव का धर्म परिवर्तन कराया। और नाजिम का जो साथ दे रहे थे उसमें सादिक नाम का व्यक्ति है, एक अजहर मलिक है,
जो इस कार्य के लिए उसको फंडिंग प्रदान करते हैं। तो एक रैकेट का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। नाजिम भी गिरफ्तार। लगातार कार्रवाई यानी कि की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए ऋषभ। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर अपना दल के संस्थापक सोनीलाल पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करती अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल वहां पर दिखी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले, संजय निषाद सहित कई मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने की जुगत में लगी बीजेपी अपने सहयोगी दल के कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से ले रही है। अनुप्रिया पटेल के निमंत्रण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा और अपना दल एस ने मिलकर लोकसभा की 64 सीटें जीती थीं। 62 भाजपा और 2 अपना दल एस की झोली में सीटें गई थीं। जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही वास्तविक सामाजिक न्याय है। शासन की योजना में जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले और सबको समान रूप से सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण पूरे देश के अंदर मिले। और ये पिछले 9 वर्ष के अंदर पूरे देश ने महसूस किया है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है। पहली मंत्रिपरिषद है जिसमें 27 पिछड़ा समाज के मंत्री बनकर पिछड़ा समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं। ये पहली बार सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज के, आदिवासी समाज के और दलित समाज के सांसद किसी गठबंधन में चुनकर आए हैं तो वो एनडीए के गठबंधन में चुनकर आए हैं। और मोदी जी ने ये कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सोनीलाल पटेल की जयंती को सियासत से जोड़ना गलत है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है और इसलिए अब वो सोनीलाल पटेल की जयंती मना रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। अगर आज वो जागे हैं और आज जयंती पर आयोजन कर रहे हैं तो धन्यवाद है, उनको देना चाहिए। और मैं आशीष जी के कोई बयान का खंडन मेरी ओर से करने का उचित नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि किसी भी महापुरुष की, किसी भी जो इस धराधाम में अपनी जीवन यात्रा पूरी कर चुका हो, अगर वह चला गया है व्यक्ति, तो उसकी जयंती मनाने का, उनको नमन करने का सबको अधिकार होता है, जो उनके प्रति आस्था श्रद्धा रखे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के तरीके से असहमत हैं। संविधान में भी यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड का जिक्र है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान के अनुसार के लागू हो तो विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए यूसीसी लागू हो। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से
सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। और एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, जब एक देश एक संविधान है तो संविधान में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। जैसे एक धर्म में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का प्राविधान है और उधर एक धर्म में 18 साल संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र में ही बच्ची की शादी होगी। तो महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? तो महिलाओं की जो बराबरी का अधिकार है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 है वो ये दर्शाता है कि सबको बराबर का अधिकार हो। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब भारत के गोवा में यूसीसी लागू है तो फिर अन्य प्रांतों में लागू करने में क्या दिक्कत है? दुनिया के तमाम देशों, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, तमाम देशों में भी तो लागू है, तो लागू होना चाहिए। विपक्ष की ओर से यूसीसी के विरोध पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष ने राम मंदिर और धारा 370 हटाए जाने का भी विरोध किया था, फिर भी हमने इस काम को किया। उन्होंने कहा कि 75% लोग इस कानून के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कदम पीछे खींचने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन धारा 370 हटी कि नहीं हटी? हट गई। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया था, राम भक्तों पर गोली चलाई थी, भगवान राम को काल्पनिक बताया था। वही सारे दल आज यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों ये वैचारिक मुद्दे हैं, चाहे वहां जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो, चाहे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का हो, और चाहे सामान्य नागरिक संहिता लाने का हो। हम सारे विषय लेकर के जब जनता के बीच में जाते हैं तो अगर 100 में से 75% से अधिक जनता हमारे किसी भी फैसले के साथ खड़ी है तो 25% जो विरोध में है, हम ये लोकतंत्र का सौंदर्य मानते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मस्थलों, स्कूलों और हाईवे के पास शराब दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं। अवैध शराब बनाने और बेचने पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सघन निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग में शराब और मीट की दुकानें ना हों। धार्मिक स्थलों, हाईवे और विद्यालयों के सामने अब शराब की दुकानें संचालित नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश अफसरों को दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में सीधे तौर पर कहा कि अवैध शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना है और अफसर इसके लिए लगातार काम करें। अवैध शराब की तस्करी करने वाले लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में अवैध शराब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाईवे पर जो शराब की दुकानें संचालित हैं उनको बंद कराया जाए। धार्मिक स्थलों के आसपास जो शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद कराया जाए। विद्यालयों के आसपास जो शराब की दुकानें हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया है। ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ का पूजन किया है। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ का पूजन किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का अहम दौरा है, जहां उन्होंने पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया और इसके अलावा सीएम योगी ने आरोग्य मंदिर उप डाकघर का शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। सीएम ने बताया है कि डाक का नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक डाक विभाग ने खुद को बदला है। कोविड काल में भी डाक लगातार काम कर रहा था। डाक विभाग में डिजिटल क्रांति हुई है। से अधिक डाकघर हैं जिनके माध्यम से डाक सेवाएं, पार्सल की सेवाएं या फिर बैंक की सेवा पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा लगातार और बीमा की सेवा भी उसके माध्यम से लगातार प्रदान की जा रही है। लेकिन एक समय केवल डाक विभाग इन सारी सेवाओं का केंद्र बिंदु था। लघु बचत की योजनाएं भी उनके माध्यम से तब चलती थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।